रहेगा जब तक भारतीय वायुसेना अपने फॉरवर्ड एयरबेस से लड़ाकू विमानों को नहीं हटा लेती। अहमदाबाद की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। अहमदाबाद के जिला कोऑपरेटिव बैंक ने राहुल गांधी के खिलाफ पिछले साल आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था और भारी जल संकट से जूझ रहे चेन्नई की प्यास बुझाने के लिए वेल्लोर से पानी लेकर पहली ट्रेन पहुंची है। बताया जा रहा है कि पानी की ट्रेन अगले 6 महीने तक चलाई जाने की योजना है। और करते हैं खबरों की शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, तो कई राज्य और शहर ऐसे भी हैं जहां बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई बारिश से सड़कें दरिया बन गई और इस दरिया को जब एक बाइक सवार ने पार करने की सोची तो वो तेज बहाव की चपेट में आकर धड़ाम से गिर पड़ा। बाइक पर पीछे बैठी लड़की भी गिर पड़ी। यह हादसा हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर हुआ, जहां गुरुवार देर शाम मूसलाधार बारिश हुई और हल्द्वानी का मुख्य मार्ग दरिया बन गया। इस बीच एक युवक बाइक पर अपनी बच्ची को बैठाकर उसे कोचिंग छोड़ने जा रहा था, लेकिन तेज बहाव के बीच बाइक बेकाबू हो गई और स्लिप होकर गिर गई। ये देख वहां मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को संभाला, लेकिन बाइक को नहीं पकड़ पाए। वो पानी के बहाव में बहती चली गई। हालांकि इस बीच एक युवक ने बाइक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी खुद को संभाल नहीं पाया और गिर गया, जिसके बाद बाइक को पकड़ने के लिए बाइक सवार और दूसरा युवक काफी दूर तक चले और जहां पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ वहां पर दोनों युवकों ने बाइक को पकड़कर किनारे लगाया। ये तो सिर्फ हल्द्वानी के एक इलाके की तस्वीर थी। बारिश के गंदी पानी से शहर की कई सड़कें और रिहायशी इलाके लबालब नजर आए। आलम ये रहा कि कांग्रेस विधायक और सदन में नेता विपक्ष इंदिरा हृदय के घर समेत कई मॉल और होटल्स में भी गंदा पानी घुसा, जिसकी वजह से उन्हें होटल में शरण लेनी पड़ी। इलाके के लोगों की माने तो ये सब नगर निगम की लापरवाही का नतीजा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से नाले और नालियां चौक हो गए और सड़कें दरिया बन गई। पहली बार बरसात हुई, इसमें पूरा हल्द्वानी का पानी और इंदिरानगर का गंदा पानी बड़े रोड मंडी गेट से लेकर 3 पानी तक गया, जिसमें स्कूली बच्चों को जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। पानी दुकानों के अंदर घुस गया, उसको देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जबकि हमारे विधायक दुमका जी 10 चक्कर मार्केट के लगाते हैं, जब वो जाते हैं तब देखते हैं कि पानी भरा है, वो भी इस समस्या पर कोई समाधान नहीं करते। हालांकि इस पर प्रशासन का कहना है कि वो लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और उसका निदान भी कर रहे हैं। इसमें नगर निगम की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है और उनके द्वारा पूर्व से इसमें प्रयास भी किए गए, नालियों की सफाई भी की गई है। जहां जहां पे जल भराव ऐसी स्थिति आ रही है उन पर प्रभावी निरीक्षण भी किया जा रहा है और जो भी क्षेत्रीय जनपदी है उनके द्वारा भी यदि कहीं इससे समस्या के बारे में हमको संज्ञानित किया जा रहा है, तत्काल उस पर प्रभावी कार्रवाई के प्रयास किए जाए। अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन हल्द्वानी में बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिन हल्द्वानी वासियों के लिए दिक्कत भरे हो सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी नजर आए, जब वहां के अलग अलग इलाकों में लोग बाढ़ से जूझते दिखे और हर रोज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुद से बनाए पुल को पार करते नजर आए। तस्वीर दमोह की है, जहां पानी का बहाव इतना तेज था कि एक कच्ची सड़क बह गई और वहां पर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे पार कर जाना बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए एक चुनौती बन गया। कक्षा छठवीं से लेकर आज मैं कक्षा 10वीं में आ गया हूँ। तब से लेकर अभी तक मेरे गांव ग्रामीणों की माने तो इस काम चलाओ पुल को पार करने की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। 1-2 बालक की मौत भी हो चुकी है। 2-3 बालक वृद्ध अवस्था वाले भी उनको दवाइयों को ले जा रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के उपरांत भी ये 10 साल से स्थिति गुजर रही है और 10 साल से ये पुलिया बन रही है। आज की स्थिति में ये पुलिया नहीं बन पाई है। दमोह के ग्रामीणों को हर रोज ऐसी ही समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं मध्य प्रदेश के हरदा की स्थिति तो बारिश की वजह से और भी ज्यादा भयावह नजर आई, जहां बाढ़ का पानी गांव तक घुसा और पुल न बन पाने के कारण स्कूली बच्चों को पैदल ही माचक नदी पार कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक हर साल बारिश के बाद माचक नदी में ऐसे ही बाढ़ आती है और पुल न होने की वजह से लोगों को ऐसे ही ट्यूब की नाव की मदद से नदी पार करनी पड़ती है। कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। कई बार ये ट्यूब की हवा निकल जाती है तो बीच में ही मतलब कई बह जाते हैं। इसमें पुल बहुत जरूरी है, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं मगरदा में। समस्या काफी बड़ी है, लेकिन हल कुछ नहीं।
हरदा की माचक नदी दो विधानसभा हरदा और टिमरनी को जोड़ती है और इसी वजह से इस नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा। हालांकि जब इस बारे में हरदा के कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बारिश खत्म होने के बाद पुल के निर्माण की बात कही। अभी तो चूंकि बारिश प्रारंभ हो गई है तो अभी तो इस समय किसी प्रकार के पुल का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। तो इस बारिश के सीजन के उपरांत पंचायत राज संचालनालय से हम लोग राशि का आवंटन प्राप्त करके इसको IS के द्वारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर साहब भले ही बरसाती नदी पर पुल बनाने की बात कह रहे हों, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हर साल बारिश के दौरान ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें लोग हर रोज बारिश के दौरान मुश्किलों का सामना करते दिखते हैं। एक ऐसी ही और तस्वीर सामने आई जहां पखंजर नदी उफान पर है और ऐसे में ग्रामीण मानव श्रृंखला बनाकर नदी पार करते दिखे। अगर किसी का भी हाथ छूटा तो मानो जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया और वो नदी के तेज बहाव में बहकर दूर तक चला जाएगा। पानी की किल्लत से जूझ रही तमिलनाडु की राजधानी को पानी पहुंचाने वाली पहली ट्रेन चेन्नई पहुंच गई। ये ट्रेन वेल्लोर के जोलारपेट रेलवे स्टेशन से पानी लेकर सुबह निकली थी, जिसे हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया गया। इसके बाद ये ट्रेन पानी लेकर भीषण जल संकट का सामना कर रहे चेन्नई पहुंची। दरअसल चेन्नई के लोग बारिश न होने की वजह से भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने ट्रेन के जरिए पानी यहां पर पहुंचाया है। माना जा रहा है कि अगर चेन्नई में जल संकट की मौजूदा स्थिति बनी रही तो वेल्लोर से अगले 6 महीने तक पानी चेन्नई लाया जाएगा। हालांकि पानी के 50 वैगन लेकर पहली ट्रेन वेल्लोर से चेन्नई पहुंची। एक वैगन में करीब 50,000 लीटर पानी रखने की क्षमता होती है। इस तरह से ट्रेन कुल 2.5 मिलियन लीटर पानी लेकर चेन्नई पहुंची है। वहीं चेन्नई में भी 700 मीटर की पाइपलाइन तैयार की गई है, जो इस ट्रेन से पानी लेकर किलपॉक वाटर वर्क्स के पास पहुंचाएगी। वहां से ट्रीटमेंट के बाद पानी को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाने की इस योजना के लिए तमिलनाडु सरकार ने 65 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दरअसल इस वक्त चेन्नई भयानक जल संकट से जूझ रहा है। वहां 4 बड़े जलाशय सूख गए हैं, जिसकी वजह से पानी की किल्लत वहां पर बढ़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शहर नालंदा में एक दलित के थाने में फांसी लगाने के मामले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, क्योंकि मृतक के बेटे का आरोप है कि पुलिस उनसे सच छिपा रही है। पुलिस ने उनके पिता की डंडों से पिटाई की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। क्या हुआ? अभी जो गए थे देखे गए तो फांसी मुट्ठी में मारा था, फांसी लगा दिया, पेट पर चढ़ा के मारा था। यहाँ फटल था, हाथ में फटल था, गोड़ में मारा है, मुट्ठी पर मारा है। आंखों के सामने पिता का शव देखकर बेटे का रो रो कर बुरा हाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा बार बार यही सवाल पूछ रहा था कि जब उसके पिता ने फांसी लगाई तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई, जबकि वो थाने में ही मौजूद थे। हम 10 बजे थाना में थे, 10 बजे से 4 बजे तक बिताए थाने में। हमको कहे ना बात के बिना दिया, इसमें राजनीति खेला, समझे? राजनीति पूरा खेला। मौत के बाद हरकत में आई नालंदा पुलिस ने मृतक गणेश के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई, लेकिन परिजन कहां मानने वाले थे। ओखर गांव वालों ने पुलिस के विरोध में सड़क पर आगजनी करते हुए बिहार शरीफ फतुहा हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। खाना लगा तो खाना लगने के बाद गया बाथरूम में, बाथरूम में गया, अंदर से बंद कर फांसी लगा लिया। एक किशोरी के अपहरण के मामले में गणेश रविदास को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जबकि गणेश रविदास इस मामले में आरोपी भी नहीं थे। बावजूद इसके पुलिस गणेश को पकड़कर थाने ले गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया। चारा घोटाले के एक मामले में लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के एक मामले में जमानत दे दी। मानहानि के एक मामले में दिल्ली की कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को समन जारी किया। यूपी के बस्ती में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। गाजियाबाद के डासना इलाके में एक कॉलेज के पास लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के हापुड़ में एक कच्चे मकान की छत गिरने से एक महिला समेत 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सोते हुए छत के नीचे से आके पड़े, नीचे वो गिर गए और छत के नीचे दब गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में फल मंडी में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
यूपी के अमेठी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता रोहित अग्रहरी का रेलवे लाइन के किनारे खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वाराणसी में कांवड़ यात्रा को लेकर सूबे के मुख्य सचिव और डीजीपी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अभिनेता सलमान खान ने सोलो परफॉर्मर थूपेन के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें दोनों गीत गाते नजर आए। लेना होगा जन्म हमें कई बार, इतना मधुर। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के लिए 24 लाख रुपए लेने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर लीगल नोटिस जारी हुआ। गुजरात में सूरत के कारखाने में मजदूर की मौत के बाद उसके साथी हंगामा करने लगे। बताया गया कि मजदूर की मौत कारखाने में काम करने के दौरान करंट लगने से हुई, जिसके बाद मजदूर के साथी भड़क उठे तो पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारखाने में करंट से मारे गए मजदूर के साथियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने पर उतारू हो गए। इसके बाद गुस्साए मजदूर वहां मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस वालों ने लाठियां पटककर उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन मारे गए मजदूर को मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले उसके साथियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। जानकारी के मुताबिक कारखाने के मालिक ने मारे गए मजदूर के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही, लेकिन पीड़ित परिवार ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहा था। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री ने राजधानी भोपाल में बिजली गुल होने के लिए चमगादड़ों को जिम्मेदार ठहराया तो विधानसभा में हंगामा हो गया। राज्य में बिजली कटौती एक समस्या बनी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर सदन में बहस के दौरान सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। असल में सरकार ने भोपाल में बिजली गुल होने की वजहों में चमगादड़ का भी जिक्र किया, लेकिन इस पर विपक्ष उखड़ गया। जो ऊर्जा मंत्री थे उनका जो उत्तर था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, और दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह है कि उन्हें उत्तर भोपाल जो आरिफ अकील जी की विधानसभा है, उस विधानसभा को उनने चमगादड़ जैसा बोल दिया कि वहाँ उत्तर विधानसभा में ज्यादा चमगादड़ है, इसलिए वहाँ की लाइटें उनके लटकने से चली जाती है। कुल मिलाकर कमलनाथ जी की जो सरकार है, उसके सरकार के जो ज्ञान पुरुष है, विद्वान पुरुष हैं, वो सदन में और चमगादड़ में ज्यादा अंतर नहीं कर पा रहे। असल में इसी दौरान वित्त मंत्री ने चमगादड़ों के बहाने विपक्ष पर तंज कसा था, जिस पर हंगामा बढ़ गया। हालांकि बिजली मंत्री ने सफाई दी कि चमगादड़ों पर दिए गए उनके बयान को गलत समझा गया। चमगादड़ की बात आई है तो चमगादड़ का मामला सिर्फ तालाब से सटी हुई बस्ती का है, सिर्फ तालाब से सटी हुई बस्ती का। उसका उत्तर दिया मैंने, नेता प्रतिपक्ष चलेंगे तो मैं बता दूंगा कहाँ पे है समस्या। विधानसभा में चमगादड़ों के मुद्दे पर बयानबाजी पर हंगामे के बाद इस शब्द को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को न्योता भेजा है। एसजीपीसी प्रमुख जीएस लोंगोवाल ने कहा कि उन्होंने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर इमरान खान को पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारा ननकाना साहिब से शुरू होने वाले नगर कीर्तन में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और मुख्यमंत्री सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार को भी कार्यक्रम में बुलाया है। इसके अलावा उन्होंने नगर कीर्तन के अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचने पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भी न्योता भेजने की बात कही। दरअसल 25 जुलाई को ननकाना साहिब से नगर कीर्तन की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस समारोह में भाग लेने 550 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। राहुल गांधी को मानहानि के एक और मामले में जमानत मिल गई। मानहानि के एक और मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अहमदाबाद कोर्ट से जमानत मिली। मराठा आरक्षण पर फडणवीस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। यूपी के बस्ती में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग को उसके घर के सामने ही पटक कर मार डाला, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। तो कई लोग को मारा, ठीक है, यहाँ पे अभी आए वो उनको मारा साहब, यहाँ से हम लोग अस्पताल लेके गए। अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, वहीं पे बैठे बैठे दम तोड़ दिया।
एमपी के शिवपुरी जिले के पिछोर नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने 1,17,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बैठे दम तोड़ दिया। एमपी के शिवपुरी जिले के पिछोर नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लोकायुक्त पुलिस ने 1,17,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आज आवेदक द्वारा इनसे बातचीत करके पता लगाया गया कि कहाँ है, तो आरोपी सुधीर मिश्रा ने बताया कि वो शिवपुरी में मिलेंगे। तो थर्ड पार्टी शिवपुरी आई और शिवपुरी में टूरिस्ट विलेज में 1,17,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए। एमपी के डिंडोरी विकासखंड के एक सरकारी स्कूल में शराबी शिक्षक से परेशान स्टाफ और छात्रों ने अधिकारियों से शिकायत की। गुलाब हो रहती हमेशा शराब पीकर स्कूल में आते हैं, उत्पात मचाते हैं, जिससे स्टाफ और बच्चे परेशान रहते हैं। अब संकुल प्रचार में हमको ये बताया है कि उनका प्रस्ताव हम दिए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए ताकि वहाँ अन्य स्कूल से जो बैडरा स्कूल है वहाँ 3 शिक्षक हैं और उसमें से एक शिक्षक को वहाँ पदस्थ किया जाए और साथ में कार्यतिथि शिक्षक के माध्यम से संस्था का संचालन किया जाए। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे एक घर में घुस गया, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक जो है यहाँ पलट गया है, जिससे 4 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई है और 3 व्यक्ति उसमें घायल है, जिनको मेडिकल कॉलेज सेवा में भर्ती करा दिया गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक आदमी ने अपनी भाभी को गोली मारने के बाद गाजियाबाद में जाकर आत्महत्या कर ली। नेपाल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीयों से भेदभाव को लेकर भारतीय छात्रों ने इसकी शिकायत भारतीय दूतावास से की। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में 20 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से भरी बस में आग लगने के बाद छात्रों को बचाया गया। रूस के मॉस्को में एक थर्मल पावर स्टेशन में भीषण आग लगने के बाद उसकी लपटें आसमान में दूर से ही नजर आईं। मुंबई के गोरेगांव में खुले गटर में गिरे 1.5 साल के मासूम दिव्यांश का शुक्रवार को भी कोई सुराग नहीं लग सका। मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड और डीएमसी की टीमें मासूम की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन गटर में गिरे दिव्यांश को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली। बच्चा आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में घर के बाहर खुले गटर में गिरता दिखाई दिया था। उसके बाद पूरे दिन दिव्यांशु की तलाश में नालियों और सीवर में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन दिव्यांशु कहीं नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन और फायर ब्रिगेड की टीम गोरेगांव के बड़े बड़े नालों में रस्सी और सीढ़ियों के सहारे उतरकर दिव्यांशु की तलाश कर रही है, लेकिन इस दौरान नाले का तेज बहाव भी बचाव कार्य में बाधक बन रहा है। अगर जो वो गटर खुला नहीं होता तो ये होता ही नहीं। जो बच्चा मेरे कंधे पे बैठने वाला था, आज मैं उसको इस गंदे गटर की नाली में ढूंढ रहा हूँ। मैं वो इस लायक नहीं था इस गंदे गटर की नाली में मैं ढूंढूं उसको। वो मेरे सर पे बैठने वाला लड़का था, वो मेरे सर का ताज था। समय बीतने के साथ ही दिव्यांश की सलामती को लेकर भी तमाम आशंकाएं बढ़ रही हैं। मुंबई के गोरेगांव में खुले गटर में गिरे 1.5 साल के मासूम दिव्यांश का कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। तमाम कोशिशें की जा चुकी है उस बच्चे का पता लगाने की, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। बीच दिव्यांश के परिजनों का सब्र भी जवाब दे रहा है। मासूम के पिता सूरज सिंह ने बेटा नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी दे दी। उन्होंने इस पूरी घटना के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज 4 साल से वो गटर खुला हुआ था। किस चीज का इंतजार कर रहा था? सिर्फ मेरे बेटे की मौत का, कि मेरा बेटा मरे उसके बाद वो गटर बंद हो। ये सब आपस में झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे की कमजोरियां छुपाने के लिए चल रही हैं। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है खुल के कि हाँ ठीक है हमसे हुआ। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और न लेगा, क्योंकि ये प्रशासन है ही नहीं कम्मा। बुधवार रात करीब 10:30 बजे मासूम दिव्यांश घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान पैर फिसल जाने से वो खुले गटर में जा गिरा था। यूपी के बुलंदशहर में इन दिनों एक पुलिस वाली मैडम की पाठशाला काफी चर्चा में है। गुड्डन चौधरी नाम की महिला कांस्टेबल लोगों की सुरक्षा करने के साथ गरीब बच्चों का भविष्य संवारने में भी जुटी है। क्योंकि कांस्टेबल गुड्डन चौधरी ये बात अच्छी तरह से समझती हैं कि अगर गरीब बच्चे पढ़ लिख गए तो कल ये अपने गरीब माँ बाप का सहारा बन सकते हैं। इसीलिए बुलंदशहर के खुर्जा देहात में बतौर कांस्टेबल तैनात गुड्डन चौधरी सबसे पहले अपने दफ्तर का कामकाज निपटाती हैं, उसके बाद सीधे गांव में पहुंच जाती हैं
और फिर सड़क किनारे लगती है पुलिस वाली मैडम की पाठशाला। गुड्डन रोजाना इस पाठशाला में बच्चों को 3 घंटे तक पढ़ाती है। अब मेरी 2016 के बाद सर्विस लगी पुलिस में, तो यहाँ पे मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। तकरीबन मुझे यहाँ भी 3-4 महीने हो गए लगभग। मैं यहाँ पे ड्यूटी के बाद अपना आती हूँ, इन बच्चों को बैठालती हूँ। गुड्डन की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी खूब मेहनत करते हैं। खुर्जा गांव में पुलिस वाली मैडम के नाम से मशहूर गुड्डन चौधरी गांव वालों के लिए वरदान बनकर आई है। इसलिए गरीब बच्चों के माँ बाप उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पढ़ते हमारे बच्चे पुलिस वाले मैडम पढ़ाने आते, हमारे बच्चों का एडमिशन कराने जाते, कोई लेता नहीं। तो हमसे आधार कार्ड मांगते, कागज मांगते, हम कहाँ से लाए। गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली गुड्डन चौधरी बच्चों के सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए कोशिश भी करती है। कांस्टेबल गुड्डन चौधरी की ये पहल सिर्फ बुलंदशहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल है। दिल्ली के साईं मंदिर की एक दीवार पर भक्तों ने साईं की आकृति दिखने का दावा किया। अब आस्था कहिए या आंखों का धोखा, लेकिन भक्तों की भीड़ से चमत्कार समझकर शिरडी के साईं मंदिर में उमड़ने लगी। क्योंकि 11 जुलाई को रात करीब 11:30 बजे दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु दावा किया। अब आस्था कहिए या आंखों का धोखा, लेकिन भक्तों की भीड़ से चमत्कार समझकर शिरडी के साईं मंदिर में उमड़ने लगी। क्योंकि 11 जुलाई को रात करीब 11:30 बजे दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने यह दावा किया कि शिरडी के द्वारिका माई मंदिर में उन्हें दीवार पर साईं बाबा की छवि दिखाई, जिसके बाद साईं बाबा की इस चमत्कारी तस्वीर को देखने के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी और भक्त साईं के नाम के जयकारे लगाने लगे। शिरडी वाले बाबा की साईं बाबा की। इसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी साईं बाबा की छवि दिखाई देने की खबर तेजी से वायरल हो गई और भक्तों का तांता मंदिर में लगने लगा। इस दौरान बाबा के कई भक्त उनके भजनों में भी लीन हो गए। हर कोई साईं बाबा की पूजा अर्चना करने के साथ दीवार पर मौजूद साईं की छवि को देखने की जुगत में लगा दिखाई दिया। तो कई लोग उस दीवार की छवि अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश में जुटे दिखे। इसके ठीक 1 साल बाद 11-12 जुलाई की रात ही श्रद्धालुओं को उसी दीवार पर फिर से साईं बाबा की तस्वीर दिखाई दी। मान्यता है कि शिरडी के इसी द्वारका माई मंदिर में साईं बाबा ने अपने जीवन के तकरीबन 60 साल बिताए थे। इससे पहले पिछले साल 12 जुलाई को ही द्वारका माई मंदिर में साईं बाबा की तस्वीर देखे जाने की बात सामने आई थी। इसलिए भक्त यहाँ हर साल बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन साईं के भक्तों की आस्था है कि उन्हें मंदिर में साईं के दर्शन हुए हैं। दीवार पर जो आकृति दिख रही है उसमें उन्हें साईं की झलक दिख रही है। उसने बताया कि अंदर कोई हलचल सी हुई है, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि बाबा दिखने लगे, सब स्पष्ट दिखने लगे। मैं जैसे हमने रूम पे पहुंचा तो उनका फोन आया कि बाबा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं द्वारका माई में। तो मैं भी तुरंत अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार के जितने मित्रगण मेरे साथ में आए हैं ऋषिकेश से, तो उनको लेकर यहाँ पहुंचा और देखा बाबा की छवि साक्षात द्वारका माई की दीवार पर दिखाई दे रही है। और हम धन्य हो गए हैं, हमारा सौभाग्य है जो हम इस दृश्य को प्राप्त कर पाए। भक्तों का मानना है कि शिरडी के साईं के ऐसे दर्शन बहुत कम होते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जो भी शिरडी बाबा के दर्शन करने आया उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। चमत्कार कहेंगे कि बाबा अपने जितने भी सच्चे भक्त हैं उन सबको दर्शन देते हैं। ऐसा दर्शन होता रहता है। कभी बाबा अपनी दीवार पे अपनी महिमा छोड़ते हैं, तो कभी बाबा का जो लालटेन जलता है उसमें भी बाबा अपनी छवि दिखाते हैं। अब मंदिर की दीवार पर जो आकृति दिख रही है उसे आस्था कहें या आंखों का धोखा, लेकिन तस्वीर वायरल होने के बाद भक्तों की भारी भीड़ साईं मंदिर में उमड़ पड़ी। बॉम्बे आईआईटी कैंपस में एक छात्र को 2 सांडों ने बुरी तरह से रौंद दिया। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे आईआईटी कैंपस के छात्रों ने खुले में घूमने वाले सांडों को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा लापरवाही का खामियाजा इस छात्र को भुगतना पड़ा। इस सीसीटीवी वीडियो में देखिए कैसे आईआईटी कैंपस में खड़ा ये छात्र अपना मोबाइल चेक कर रहा है। इस दौरान अचानक ही 2 सांड लड़ते हुए आए और इससे पहले कि छात्र सांड को देखकर अपना बचाव कर पाता, दोनों ही सांड छात्र को रौंदते हुए आगे निकल गए। दौड़ते हुए आए सांडों की टक्कर इतनी तेज थी कि लड़का वहां खड़ी साइकिलों पर गिर पड़ा और उसके बैग से निकली कॉपियां नाले में जा गिरी। सांड लड़के को कुचलने के बाद भी लड़ते दिखाई दिए। हालांकि गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने लड़के को उठाया और अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायल छात्र की हालत नाजुक बताई गई।
लेकिन आईआईटी प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई इस दुर्घटना में छात्र की जान भी जा सकती थी। छात्रों का दावा है कि कई बार उन्होंने छुट्टे सांडों को आईआईटी कैंपस से हटाने की गुजारिश की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि आईआईटी मैनेजमेंट को इस हादसे से सबक लेते हुए इलाके में खुले घूम रहे सांडों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही किसी दिन और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। मासूमों के रेप पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया में आ रही खबरों के आधार पर रजिस्ट्री को 1 जनवरी से अब तक मासूमों के रेप का आंकड़ा जुटाने को कहा था। इसके बाद ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर और कानूनी कार्रवाई के आंकड़े जुटाए गए। जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इसके मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक देश भर में मासूमों से रेप के 24,000 मामले दर्ज किए गए। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 3,457 मुकदमों के साथ सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही इस कदर है कि 50% मामलों की ही जांच पूरी अब तक नहीं हो पाई है। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना तो बहुत दूर की बात है। इस सूची में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां मासूमों के रेप के 2,389 मामले दर्ज किए गए। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग की। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने बैठक कर नशे के खिलाफ लड़ाई मिलकर लड़ने पर चर्चा की। गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने को लेकर देहरादून में हो रहे प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर बीजेपी युवा फतेहाबाद हरियाणा के नाम से बने एक पेज पर अश्लील वीडियो पोस्ट होने का मामला सामने आया है। इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला ने पोते की सगाई में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पैरोल मांगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार से झारखंड के 2 दिन के दौरे पर होंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में चोर एक शादी वाले घर से गहने 50,000 रुपए और दहेज में देने के लिए खरीदी गई नई बुलेट चोरी कर फरार हो गए। हमारा सारे सेट चोरी हो गया है, जेवर सारे चोरी हो गए। बहन की शादी के लिए रख रखे थे और बुलेट चोरी हो गई भाई की। और हम ऊपर छत पे सो रहे थे, तकिए के नीचे से फोन चोरी कर लिया। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से कई जगह जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की में रुक रुक कर हो रही बारिश में सड़कों पर पानी भर जाने से नगर निगम की तैयारी और दावों की पोल खुल गई। मथुरा के वृंदावन इलाके में जमीन की खुदाई के दौरान मिट्टी की ढाई गिर जाने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। तो मिट्टी ढाने से वो दब गए, उनको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इंजरीज के कारण जो सकमपुट है और उनके परिवारजनों से बात की गई है, उनको दिलासा दी गई है और जो मैक्सिमम मुआवजा उनको दिलाया जा सकता है उसके बारे में सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात की गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में मोबाइल पर गलत मैसेज को लेकर 2 दुकानदारों के बीच मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। इधर 2-3 दिन पहले एक बजाज ने हरवेश बजाज उनके पास मैसेज किया था, तो जिस मैसेज को लेकर इनका आपको विवाद था, तो जिस कारण आज इनका झगड़ा हो गया। 3 जने ऐसी दुकान पर आए, इसके शिकायत के अनुसार डंडा मारा, इसको जो शीशा टूट गया, शीशा उसके बाद उठा के उसके पैर पे उसको मारा, तो उससे पैर पे चोट लगी है। तो अभी जांच की जाए, इसके मुताबिक की जाएगी। यूपी के संत कबीर नगर में आयोजित बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हथियारों की जमकर नुमाइश की गई। कार्यक्रम में कोई शख्स हाथों में स्टेनगन लिए घूमता नजर आया तो किसी के हाथ में कार्बाइन थी, कोई कंधे पर राइफल टांगे हुए खड़ा था। भीड़ में एक शख्स बंदूक के साथ बैठा हुआ भी नजर आया। पूरे कार्यक्रम में हथियारबंद लोग घूम घूम कर अपने हथियारों की नुमाइश करते नजर आए। दरअसल बीएसपी कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे इस हॉल में पूर्व सांसद भालचंद्र यादव को बीएसपी में शामिल किया जाना था। भालचंद्र 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान कार्यक्रम में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे, इसके लिए उत्तर प्रदेश में नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। बाराबंकी में शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को सुबह स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ सेल्फी खींचने और विभाग को भेजने का आदेश दिया है, जिसके बाद सरकारी स्कूल के शिक्षकों में हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग को अरसे से शिकायत मिल रही थी कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते।
इसे देखते हुए सेल्फी खींचने और भेजने का नियम लागू किया गया है। बच्चों सहित स्वयं की और बच्चों सहित एक सेल्फी भेजें, जिससे कि हम ये समझ पाए कि हमारा अध्यापक समय से विद्यालय उपस्थित। सरकारी स्कूलों पर सीएम योगी और शिक्षा मंत्री की खास नजर है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों ने अगर सुबह 8 बजे सेल्फी नहीं भेजी तो उनका वेतन कटेगा। पिछले 2 महीनों में 700 शिक्षकों का वेतन कट भी चुका है। विभाग ने इस प्रक्रिया को सेल्फी अटेंडेंस मीटर नाम दिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेल्फी भेजनी होती है। इस सख्त नियम से शिक्षकों में खौफ है, लेकिन असर भी दिख रहा है। सेल्फी जब से लागू हुई है, जो मतलब टीचर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का एक तबका मांग कर रहा है कि इस नियम को सभी विभागों पर लागू किया जाए। मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा विभाग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत अच्छी है और कुल मिला के इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, कुछ इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा। लेकिन बस हमारा ये है कि अगर ये चीज सब पे हो तो सिर्फ एक जो प्रश्न चिन्ह एक हमारे टीचर्स के अस्तित्व पे लग जाता है, वो प्रश्न चिन्ह हट जाएगा। ये होगा कि ये एक नियम है जो हर एक पे लागू हो रहा है। हालांकि एंड्रॉइड मोबाइल फोन नहीं होने या इंटरनेट की स्पीड कम होने जैसी समस्या है, लेकिन सरकार और प्रशासन के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की समय पर मौजूदगी नजर आ रही है। गुजरात के सूरत के पांडेसरा इलाके में एक शख्स की कुछ महिलाओं ने जमकर धुनाई कर दी। करीब 10 महिलाओं ने आरोपी को घेर लिया और फिर उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने किसी की नहीं सुनी और बेदनादन एक के बाद एक कई तमाचे इस शख्स को जड़ती चली गई। महिलाओं का आरोप है कि पिट रहा शख्स छोटी बच्चियों को चॉकलेट देकर बहलाता फुसलाता था और उनके साथ छेड़छाड़ करता था। कई बार लोगों ने उसे हिदायत भी दी थी कि ऐसी हरकतें करना छोड़ दे, लेकिन जब आरोपी नहीं माना तो पांडेसरा इलाके की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के काम को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। ऋषिकेश में 1923 में बने लक्ष्मण झूला पुल की खराब स्थिति को देखते हुए उस पर शुक्रवार से लोगों की आवाजाही रोक दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में एक युवती ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी। यूपी के उन्नाव में जीआईसी मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान कुछ लोगों ने मदरसे के 3 छात्रों को पीट दिया। इसमें पीड़ित छात्र का आरोप है कि जय श्री राम न बोलने पर उसकी पिटाई की गई। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और पहले तो आते साथ डंडा लिया गया और जब हम लोग से कहा श्री राम का नारा लगा, जब नहीं लगा रहे थे तो और मारा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक शू कंपनी में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक सरकारी स्कूल के पास तेंदुए का शव मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। गुजरात के अहमदाबाद में चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में एक महिला गिर पड़ी, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और यात्रियों ने बचाया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से जारी एक वीडियो में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 15 जून को लॉन्च होने वाले चंद्रयान 2 मिशन को दिखाया गया। सेना के सूत्रों ने चीन की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ की खबरों से इनकार करते हुए कहा, 6 जुलाई के दिन चीन के लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ ही मौजूद थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है, लेकिन अब पाकिस्तान उसे भारत के लिए खोलना चाहता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान ने भारत के सामने एक शर्त रखी है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत की कमर्शियल उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र खोलने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि पहले भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड बेस से लड़ाकू विमानों को हटाया जाए। ये जानकारी पाकिस्तान के विमानन सचिव शाहरुख नुसरत ने एक संसदीय समिति को दी। पाकिस्तानी अधिकारी ने समिति को यह भी बताया कि भारत सरकार ने उनसे संपर्क कर एयर स्पेस खोलने का अनुरोध किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहले भारत को फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात अपने लड़ाकू विमानों को हटाना चाहिए। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों पर की गई भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 26 फरवरी को अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी गायों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला प्रयागराज से है, जहां 35 गायों की मौत की खबर से हड़कंप मच गई।
क्योंकि किसी को भी गायों की मौत की असल वजह समझ नहीं आ रही थी। एक तरफ प्रशासनिक अमला गायों की मौत की वजह आकाशीय बिजली को बताने में जुटा था, जबकि इलाके के लोग मौत की वजह गायों को चारा पानी नहीं मिलना बता रहे थे। ये मामला प्रयागराज में बहादुरपुर के कादीपुर गांव में बने अस्थायी शेल्टर हाउस का है, जहां मौजूद गायों में से 35 गायों ने अचानक दम तोड़ दिया। घटना सामने आने के बाद मौके पर पहुंचे डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने गायों की मौत की सही वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलने की बात कही। प्रथम दृष्टया ये बात सामने आ रही है कि आकाशीय विद्युत की वजह से कुछ गोवंश की मृत्यु हुई है। 35 की मौत हुई है और जो गंभीर है उनका इलाज चल रहा है। हालांकि गांव वाले डीएम के बयान से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इनके मुताबिक जब से इस गौशाला का निर्माण हुआ है, यहाँ भारी संख्या में गाय रखी गयी, लेकिन इनके खाने पीने का उचित इंतजाम नहीं था। 35 गैया मरी हुई है, पानी में डूबने से हुई, या कुछ कहते हैं करंट लगने से हुआ, कुछ कहते हैं चारा नहीं खिलाया गया, कमजोर से पानी में गिर के मर गई है। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गौशाला में लबालब पानी भी भर गया। गायों की मौत की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक साथ 3 दर्जन गायों की मौत कैसे हुई, पुलिस और प्रशासन इस बात का पता लगाने में जुटे हैं। कर्नाटक के सियासी संकट का सुप्रीम कोर्ट में आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी बागी विधायकों को लेकर स्पीकर मंगलवार तक कोई फैसला नहीं लेंगे। कोर्ट ने माना कि इस मामले में एक सवाल ये है कि क्या स्पीकर को तय मामले में सीमा में इस्तीफों पर फैसला देने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा यानी बागी विधायकों को लेकर स्पीकर मंगलवार तक कोई फैसला नहीं लेंगे। कोर्ट ने माना कि इस मामले में एक सवाल ये है कि क्या स्पीकर को तय मामले में सीमा में इस्तीफों पर फैसला देने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा बड़ा मुद्दा विधायकों की अयोग्यता और इस्तीफे को लेकर है। अगर दोनों मामले हों तो स्पीकर को पहले किस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर अब कोर्ट को फैसला करना है। असल में कर्नाटक के जिन बागी विधायकों ने इस्तीफा दिया, उनमें 2 पर पार्टी की ओर से अयोग्यता का मामला भी है। पार्टी का निर्देश नहीं मानने पर दूसरे कांग्रेस विधायकों पर भी अयोग्यता का मामला बनता है। अगर स्पीकर विधायकों को अयोग्य घोषित करते हैं तो बागी विधायकों को तुरंत मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए उन्हें फिर से चुनाव जीत कर आना होगा। आज जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने सबसे पहले इस्तीफे पर स्पीकर का फैसला मांगा, लेकिन कोई फैसला नहीं होने पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या स्पीकर कोर्ट की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को सिर्फ प्रक्रिया बताई जा रही है। उन्होंने संविधान के नियमों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस्तीफों की जांच के बाद ही स्पीकर कोई फैसला कर सकते हैं। जो बिंदु हमने रखे वो था, पहला बिंदु कि क्या माननीय सभापति स्पीकर का ये अहम परम उत्तरदायित्व नहीं होता कि वो पहले डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप को निरस्त करने की प्रक्रिया निर्णित करें। हमारा कहना है कि ये पहला उसका उत्तरदायित्व है। आप जब तक वापस चुनावित नहीं होते हैं, अगर आप दल बदली की है, तब तक आप मंत्री नहीं बन सकते। यानी दल बदली करके आप मंत्री या ऐसे ओहदे और फायदे नहीं उठा सकते। ये कई अनेक प्रावधानों का सीधा प्रभाव है। तो स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे को ये भी निर्णित करना है। इस सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सदन में बहुमत परीक्षण के लिए तैयार हो गए। आज कर्नाटक विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में अपने भाषण के दौरान कुमारस्वामी ने स्पीकर से फ्लोर टेस्ट की तारीख तय करने की अपील की। 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में है। इस लिहाज से फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी सरकार का गिरना तय है। कर्नाटक विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कुल 208 विधायक रह जाएंगे, यानी बहुमत के लिए 105 विधायकों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ आंकड़ा 107 है। उधर कांग्रेस और जेडीएस के कुछ बागी विधायक मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। गुरुवार को बागी विधायक कर्नाटक गए थे और वहां अपने इस्तीफे पर स्पीकर से मुलाकात की। उसके बाद सभी विधायक मुंबई वापस आ गए। उनमें से कुछ विधायक सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। और वहीं कर्नाटक मामले में पहली बार राहुल गांधी ने बयान दिया और बीजेपी पर पैसे के दम पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। जहां भी बीजेपी पैसा देकर धमकाकर सरकार को गिरा सकती है, वो गिराती है। आपने गोवा में पहले देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, कर्नाटक में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उनका तरीका है। पैसा है, पावर है, तो उसका वो प्रयोग करते हैं। हालांकि बीजेपी ने कर्नाटक की सियासी हालत के लिए कांग्रेस और जेडीएस की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार बताया। स्पीकर को ऐसे समय में ही निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।
मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए अभी कोई बहुत टिप्पणी करने की उस पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में ही परीक्षा होती है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन काम कर रहा है। फ्रांस के मानदे मार्शल शहर में भारत के वाइस एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया रफेल विमान उड़ाते दिखाई दिए। फ्रांस और भारत के बीच इन दिनों अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें वाइस चीफ एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने जल्द भारत आने वाले लड़ाकू विमान रफेल में उड़ान भरी। दरअसल वाइस एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया रफेल लड़ाकू विमान की डील करने वाली टीम के चेयरमैन रहे हैं और अब वो बेसब्री से रफेल के भारतीय सेना में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब तक रफेल भारत पहुंचे, उन्होंने इस युद्धाभ्यास में ही रफेल उड़ाने का हुनर सीख लिया। इतना ही नहीं, इंडो फ्रेंच युद्धाभ्यास में रफेल और सुखोई 30 की तुकबंदी ने भी सबको हैरान कर दिया। रफेल और सुखोई में सवार होकर फ्रांस और भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने आकाश में शानदार करतब दिखाए। भारत और फ्रांस के बीच ये छठा साझा युद्धाभ्यास है। यूपी के मथुरा में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को गिरिराज जी के भक्त हेलीकॉप्टर से भी पूरा कर सकेंगे। पैदल परिक्रमा करने में असमर्थ श्रद्धालु सिर्फ 10 मिनट में ही हेलीकॉप्टर से हवाई परिक्रमा कर सकेंगे, जिसके लिए एक श्रद्धालु से 3000 रुपए फीस ली जाएगी। हेलीकॉप्टर के लिए डीएवी इंटर कॉलेज के नजदीक हेलीपैड बनाया गया है। यहीं से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगे और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। हेलीकॉप्टर से हवाई परिक्रमा करने की व्यवस्था 16 जुलाई तक के लिए है। श्रद्धालु इसके लिए वेबसाइट www.upstd पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। मुड़िया पूर्णिमा के दौरान गिरिराज जी के भक्त 7 कोसी परिक्रमा लगाते हैं। हेलीकॉप्टर से परिक्रमा के दौरान न सिर्फ श्रद्धालुओं का समय बचेगा, बल्कि आसमान के रास्ते